हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और इसका अपना आज का टॉपिक है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, या इसी को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। तो देखिए होता क्या है, तो लेंस मेकर सूत्र पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। वो क्यों बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूला यहाँ पे काम में आएगा। तो देख लीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या? पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, सॉरी क्या बता रहा है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। इसको पढ़ने से पहले आपको गोलीय पृष्ठ पर जो अपवर्तन था उसका सूत्र आपको आना चाहिए। कि मान लेते हैं वो गोलीय पृष्ठ और इसका मुख्य है और इसका ध्रुव मान लेते P मान लेते हैं, और यहाँ इसके माध्यम, इधर माध्यम N1 है, इधर माध्यम मान लेते हैं जो माध्यम है उसका क्या अपवर्तनांक N2 है। और ये भी मान लेते हैं कि N2 ग्रेटर देन N1। ऐसा मान लें जो प्रकाश किरण है वो विरल से सघन माध्यम में जा रही है, N2 अपवर्तनांक ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, ये माध्यम सघन और ये माध्यम क्या बन जाएगा, विरल बन जाएगा। और मान लेते हैं एक बिंदु ध्रुव और रखा हुआ है जिसकी इसके ध्रुव से दूरी u है। इसकी ध्रुव से दूरी क्या है, u। यहाँ से लाइट गई, यहाँ इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना। अभिलंब की ओर झुक जाएगी इसे। इसका अगर अभिलंब ऐसे होगा तो ये माध्यम सघन माध्यम तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो मान लो ये फाइनल जाके यहाँ मिली, तो ये क्या बनी, इसकी एक ऐसे सीधी दूसरी निकल जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ पे आके इसकी क्या बनी, इमेज बनी। और इसको हम बोलते हैं, इसकी दूरी v बोल देते हैं, प्रतिबिंब दूरी। अगर इसका C केंद्र है, वक्रता केंद्र, तो ये बनेगी इसकी वक्रता त्रिज्या r बन जाएगी। C इसका अगर वक्रता केंद्र है तो बनेगी वक्रता त्रिज्या r। तो सूत्र क्या था, सूत्र ये था गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का N2/v माइनस N1/u बराबर N2 माइनस N1/r। यही था सूत्र। जहाँ पे v क्या है, v प्रतिबिंब दूरी है जहाँ पे इमेज बन रही है, u क्या है, बिंब दूरी है, r क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है। अब जहाँ इस काम की बात ये है, N2 क्या है और N1 क्या है। तो N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे प्रकाश किरण आ रही है। ये बात काम की, आप ध्यान रखना। N1 उस माध्यम का, लिख लीजिए, N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे प्रकाश किरण आ रही है, जिससे प्रकाश किरण आ रही है। और N2 यहाँ पे क्या है, तो N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है। तो लिख लीजिए भी, N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, जिसमें प्रकाश किरण जा रही है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम में आएगा, इसको ड्राइव करने के लिए, ये सूत्र बनाने के लिए। कौन सा? लेंस मेकर सूत्र इसको बोलते हैं, या पतले लेंस द्वारा अपवर्तन इसको बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपको कौन सी चीज क्या उसका मतलब पता होना चाहिए, लेकिन स्पेशली किसका, N1 और N2 का। अगर आपने ये चीज पकड़ ली कि N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे प्रकाश किरण आ रही है, और N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फॉर्मूला, जहाँ पे N2 N1 आपको बता दीजिए। N2 सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, इसलिए प्रकाश किरण से भूमि वो आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला, मैं चीज फॉर्मूला ध्यान रखा जो मैंने आपको समझा दिया। तो आगे लिख लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, या इसी को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर? चलो आगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र। तो मान लेते हैं अपने पास एक लेंस है, और अपन लेंस के अंदर स्पेशल जो केस रहते हैं उत्तल लेंस रहते हैं। कौन से रहते हैं? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस उभयतल, जिसके दोनों पक्ष क्या है, वक्राकार है। वो वाला केस अपन ले लेते हैं और फिर इसको ड्राइव करते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक N2 है। क्या मान लिया कि मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक लेंस है, मान लेते हैं ये एक, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये अपने पास एक लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस लिया मैंने? उत्तल लेंस लिया। उत्तल में कौन सा? उभयतल, जिसके दोनों पक्ष क्या है, वक्राकार है, उत्तल है। और मान लेते इस लेंस का अपवर्तनांक, क्या मान लेते इस लेंस का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं N2। कितना मान लेते हैं? N2 इस लेंस का अपवर्तनांक मान लेते हैं। और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो जाएगा, तो ये इसकी बन जाएगी मुख्य, क्या बन जाएगी इसकी मुख्य S। ठीक है,
नाम देते अपन ए बी, ये लेंस को नाम दे दिया अपन ए पी ए बी। अब उसके दो पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ गोलाकार है, एक ये वाला पृष्ठ गोलाकार है, तो अपन इस गोलाकार पृष्ठ को नाम देते हैं ए पी वन बी, इसको नाम देते हैं ए पी टू बी। इसको बोलते हैं प्रथम पृष्ठ, इसको बोलते हैं द्वितीय पृष्ठ। तो प्रथम पृष्ठ क्या होती है, जिसके ऊपर प्रकाश लाइट प्रकाश किरण पहले आपतित होती है उसको बोलते हैं प्रथम पृष्ठ, और जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण बाहर निकलती है उसे बोलते हैं द्वितीय पृष्ठ। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे। अब मान लेते हैं बिंदु बिंदु O है, वो यहाँ रखा हुआ है इससे U दूरी पे। कहाँ से, इसके प्रकाशीय केंद्र से U दूरी पे, O से U दूरी पे। देखो OP1 और ये वाला जो दूरी है इसको अपन O ना बोले, इसको चलो इसको बोल देते हैं C बोल देते हैं, केंद्र बोल सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, वैसे OP1 जितने भी उतनी OC होगी, क्योंकि अपना जो लेंस है उसका द्वारक बहुत छोटा। अपने सिलेबस में जितने भी लेंस है उनका द्वारक बहुत छोटा। ये डायग्राम जूम करके बना रखा अपन, रियल में इतना बड़ा ये है नहीं। ठीक है, तो ये वाली दूरी और ये दूरी लगभग बराबर ही मानेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ से प्रकाश किरण आई, तो यहाँ क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। क्यों होगा, तो माध्यम चेंज होगा। ये भी मान लेते हैं अपन, ये जो लेंस है वो N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। जो लेंस है वो N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो N1 है वो लेस देन N2, मतलब ये वाला अपवर्तनांक लेंस, इस माध्यम का अपवर्तनांक, लेंस का जो माध्यम है, लेंस कांच से बना है, ऐसा मान लीजिए लेंस कांच से बना और हवा में रखा हुआ, तो बाहर माध्यम क्या हो गया, विरल, और लेंस क्या हो गया, सघन। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अपवर्तन। जैसे कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, इस प्रकाश को ऐसे जाना सही था, लेकिन ये नहीं गई। क्यों होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसका अभिलंब कहाँ जाएगा, तो इस पृष्ठ का जो अभिलंब है वो जाएगा, यानी यहाँ अपन बनाते हैं अभिलंब, कहाँ पे, इस पृष्ठ पे। यहाँ अपन ड्रॉ कर देते हैं कि अभिलंब, क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, अभिलंब डायग्राम का ढंग से आप बनाएगा। ये बन जाएगा C1, क्या बन जाएगा C1, बोले तो पहली पृष्ठ का वक्रता केंद्र। क्लियर, ये अभिलंब की ओर झुक गई, क्यों झुकी, क्योंकि विरल से सघन में गई। अब देखिए फिर से माध्यम चेंज हो गया, इस पृष्ठ, मान लीजिए बिंदु आपका M था, ये बिंदु आपका M था, इस बिंदु आपको मान लीजिए N मान लीजिए, फिर से माध्यम चेंज हुआ, कौन सा, सघन से विरल में गई, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो बोली यहाँ पे अभिलंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे अभिलंब बनाते हैं ऐसे, यहाँ अपन अभिलंब बना देते, ये इसका बना नॉर्मल, ये इसका बना नॉर्मल। ठीक है, ये है, बोलेंगे अब N पर अभिलंब, ये M पर अभिलंब, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये N पॉइंट पर अभिलंब, N पर अभिलंब, ये है M पर अभिलंब। तो यहाँ क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट के, मान लो ये इधर गई, मान लो ये इमेज बनी कहीं यहाँ पे, इमेज कहीं बनी, अपन इसको ऐसा करते हैं, अभिलंब से दूर हटा के, रुकना, अभिलंब से दूर हट गई, मतलब ये अभिलंब से जोड़ के ऐसे आ गई। क्लियर, तो ये इमेज बनी आई, फाइनल इमेज यहाँ बनी। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर ये पृष्ठ नहीं होती तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाती। अगर ये पृष्ठ कौन सी, AP2B गोल ये पृष्ठ ना होती, ये जो प्रकाश किरण सीधी ऐसे निकल जाती और आगे आके कहीं यहाँ मिलती, आगे इसके लाइन को सीधी बनाना चाहिए, या आगे आके कहीं यहाँ पे मिलती। आ रहा समझ में, कैसे, इसको बोलते हैं आई डैश। क्या समझ में आया कि अगर गोले पृष्ठ AP2B ना होती तो इमेज आई डैश पे बनती, लेकिन गोले पृष्ठ AP2B के आने के कारण इमेज कहाँ बनी, यहाँ से। इसने इसको मोड़ दिया, इसने बोला हम भी तो हमारा काम करेंगे, इसने काम कर दिया तो हम भी हमारा काम, हम भी हमारा इफेक्ट दिखाएंगे, हम भी हमारा प्रभाव दिखाएंगे, हम थोड़ जाएंगे। क्लियर, तो ये U था। अब ये आपका बना अंतिम प्रतिबिंब, इस दूरी को हम बोलते हैं V, क्या बोल देते हैं, अंतिम प्रतिबिंब दूरी अपन ने मान ली V, और जहां पे ये पहली पृष्ठ से जो इमेज बनी, प्रतिबिंब बना, उस दूरी को मानते हैं V डैश, क्या मान लेते हैं, V डैश। क्लियर, और ये आपका है C1, यहाँ पे क्या है, C1 पहला वक्रता केंद्र, पहली पृष्ठ का वक्रता केंद्र, और ये आपका C2 मतलब दूसरी पृष्ठ का वक्रता केंद्र। पहली पृष्ठ और दूसरी पृष्ठ आपको क्लियर होना चाहिए। प्रथम पृष्ठ उसको बोलते हैं जिसके ऊपर प्रकाश किरण पहले टकराती है, और दूसरी पृष्ठ उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश किरण बाहर निकलती है। इसका एरो का डायरेक्शन क्लियर।
ये आपका हो गया। अब मान लेते हैं ये दूरी अपन बोल देते हैं कितनी R2, कहाँ से, इसके प्रकाशिक केंद्र से इसके वक्रता केंद्र की दूरी दूसरे की। और इसी प्रकार ये दूरी यहाँ से लेके कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम बोल देते हैं R1। ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया R1। डायग्राम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। N1 ग्रेटर देन N1 लेस देन N2, मतलब ये इसका क्लियर आपको बात। ये हो गया आपका डायग्राम। अब करना कुछ नहीं है, ये जो डायग्राम अपन ने बनाया इसी डायग्राम को अपन थ्योरी में लिखेंगे और उसका फॉर्मूला से ड्राइव कर लेंगे। तो थ्योरी भी एग्जाम में लिखनी होती है, तो मैं आपको थ्योरी भी साथ में लिखूंगा, उसके बाद डेरिवेशन करवाता हूँ। समझ आ रहा? तो आप क्या करो, आप डायग्राम बना लो पॉज करके और फिर आगे थ्योरी देखिए। डायग्राम पॉज के बनाएगा और आगे थ्योरी को देख लीजिए। थ्योरी क्या लिखनी देखिए, थ्योरी क्या लिखनी, थ्योरी कैसे लिखेंगे देखिए। तो मान लेते हैं कि माना एक लेंस, माना N2 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम में रखा है। जो लेंस है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे कि माना, थोड़ी लिखिए, माना एक N2 अपवर्तनांक वाला, N2 अपवर्तनांक वाला उत्तल लेंस, भूतल भी बोल सकते हैं, इसको उत्तल ही बोल रहा हूँ सिंपल, उत्तल लेंस N1 अपवर्तनांक वाले, N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम में रखा है। N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम में रखा है, इसको पटक रखा अपने, रखा है। ठीक है, वह इसके प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की वक्रता दी है R1 R2 है, वक्रता के अंदर C1 C2 है और ध्रुव P1 में P2। क्या बोला मैंने, लिख लीजिए साथ, वह इसके प्रथम व द्वितीय पृष्ठ, वह इसके प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की, द्वितीय पृष्ठों के ध्रुव, पहले ध्रुव बोले ध्रुव, ये और P1 पहले का पोल, ये दूसरे का पोल, ध्रुव क्रमश है P1 व P2 है। ठीक है, वक्रता के अंदर C1 व C2 है, वक्रता के अंदर C1 व C2, पहले C1 मतलब पहले का वक्रता के अंदर, C2 मतलब दूसरे का वक्रता के अंदर C1 व C2 है। वह वक्रता त्रिज्या, वह वक्रता त्रिज्या R1 व R2 है। R1 पहले की वक्रता त्रिज्या है और R1 पहले की वक्रता त्रिज्या, R2 दूसरे की वक्रता त्रिज्या, कहां से, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब देखिए ये अपना हो गया। अब क्या क्या अपन है, यहाँ इसकी मुख्य एक्स पर एक बिंदु बिंदु और रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर, किसकी वजह से, इस प्रथम पृष्ठ A P1 D की वजह से। ठीक है, और दूसरी की वजह से कहाँ बन रहा है, आई बन रहा है। आगे लिखते हैं कि माना इसकी मुख्य एक्स पर, माना इसकी मुख्य एक्स पर, माना इसकी मुख्य एक्स पर एक बिंदु बिंब, इसकी मुख्य एक्स पर एक बिंदु बिंब O रखा है, O रखा है। ठीक है, तो बिंब O का, तो बिंब O का लेंस की प्रथम पृष्ठ द्वारा, लेंस की प्रथम पृष्ठ द्वारा, लेंस की प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब, प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसकी मुख्य एक्स पर, प्रतिबिंब इसकी मुख्य एक्स पर आई डैश पर बनता है, आई डैश पर बनता है। लेकिन आई डैश पर बनता है, उसकी दूरी क्या है, आई डैश पर इससे v दूरी बनता है, आई डैश पर बनता है। लेकिन लेंस की द्वितीय पृष्ठ, लेकिन लेंस की द्वितीय पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ कौन सी है, द्वितीय पृष्ठ AP2B, यहाँ लिखना प्रथम पृष्ठ की जगह प्रथम पृष्ठ, यहाँ AP1B, AP1B, यहाँ पे द्वितीय पृष्ठ AP2B के कारण, AP2B के कारण अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है, आई अंतिम प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर आई पर बनता है। ये होगी इसकी थ्योरी। क्लियर, जो डायग्राम बनाया उसी को शब्दों में लिख दिया, ये इसकी थ्योरी है। क्लियर, तो ये आप थ्योरी नोट कर लीजिए, इसको थ्योरी में ऐसा हटाऊंगा, बहुत क्लियर, थ्योरी लिख लीजिए। थ्योरी में कुछ नहीं है, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया, जैसे से आपने ड्रॉ किया उसको लिख दीजिए बस। क्लियर, तो आगे बात करते हैं
दूरियां में सारी जैसे यू है, ये वी है, सारी इसमें डायग्राम में ड्रॉ दिखा दिया, अच्छे से कर दिए लोग। क्लियर? तो अब देखिए प्रथम पथ ए पी वन बी, यहाँ भी अपवर्तन हो रहा है, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, गोलीय पथ पर जो अपवर्तन का सूत्र था वो लगा देंगे। क्या था, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू बराबर N2 माइनस N1 अपॉन आर। एक बार ये यहाँ पे लगाना है और एक बार यहाँ पे लगाना है, बस दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन ध्यान रखना N1 N2 क्या है। क्लियर? ये आपकी थ्योरी होगी, ठीक है? यहाँ तक थ्योरी उठा लो यहाँ से नीचे से। क्लियर? अब आगे लिखना है प्रथम पथ ए पी वन लेंस की प्रथम पथ ए पी वन बी के कारण के अपवर्तन के कारण कौन से गोलीय पथ पर अपवर्तन के सूत्र से। देखिए आगे प्रथम पथ ए पी वन बी द्वारा गोलीय पथ के अपवर्तन के सूत्र कौन सा सूत्र, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू बराबर N2 माइनस N1 अपॉन आर से, ये तो लगाना है। तो यहाँ पे देखिए N2 क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, किसमें जा रही है, लेंस में जा रही है, और लेंस का अपवर्तनांक क्या है N2 अपॉन वी जहां पर प्रतिबिंब बना। तो इस पथ यानी प्रथम पथ ए पी वन बी के कारण प्रतिबिंब कहाँ बना, आई डैश पर बना, तो बिंब दूरी क्या होगी, वी डैश होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी डैश लिखेंगे माइनस N1 जहां से प्रकाश किरण आ रही है। तो किससे आ रही है, इस माध्यम से आ रही है। मान लो दोनों माध्यम विरल है, दोनों माध्यम क्या है, विरल माध्यम, इधर माध्यम विरल है, ठीक है? तो कहाँ से आ रही है, N1 से। नीचे क्या लिखना है, बिंब दूरी। तो बिंब कहाँ रखा, ये बिंब अपने यहाँ रखा, इस बिंब की दूरी क्या है, यू है। यहाँ से वो यहाँ से इतनी रहेगी, बहुत छोटा है, यानी ये दूरी OP1 और OC में खास डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा अपनी u बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R किसका, प्रथम पथ का, कितना है R1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी वक्रता तेज दिया, तो यहाँ पे लिखा अपन ने R1, ठीक है? यहाँ तक समीकरण नंबर 1। अब देखिए द्वितीय पथ ए पी टू बी द्वारा अपवर्तन के AP2B क्या कहेंगे आगे। देखिए द्वितीय पथ AP2B द्वारा वही गोलीय पथ के अपवर्तन के सूत्र से, वही गोलीय पथ के अपवर्तन के सूत्र से। अब बस यही ध्यान देना है। तो एक चीज आगे देखिए कि जो पहली पथ द्वारा जो प्रतिबिंब बना उस दूसरी पथ के लिए आभासी बिंब का काम करेगा, यानी ये इसके लिए बिंब बन जाएगा। इसको ऐसा लग रहा है, किसको, द्वितीय पथ को, ये प्रथम पथ और ये दूसरी पथ, इस दूसरी पथ को ऐसा लग रहा है कि प्रकाश किरण कहीं यहाँ से आ रही, कहीं यहाँ आई डैश से आ रही है, रियल में नहीं, आभासी, वर्चुअल। तो अपन क्या कहेंगे कि प्रथम पथ, यानी कहेंगे प्रथम पथ AP1B द्वारा बना प्रतिबिंब द्वितीय पथ के लिए आभासी बिंब का काम करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। आप यहाँ तक नोट कीजिए। चलो बता दो, चलो क्या समझ आ गया कि दूसरी पथ के लिए जो पहले का इमेज बना, यानी पहले का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे के लिए बिंब बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। अब लगा दो सूत्र N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू बराबर N2 माइनस N1 अपॉन आर से। लेकिन काम की बात यहाँ पे यह है कि यहाँ N2 क्या है और N1 क्या, ये देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है। तो यहाँ प्रकाश किरण किसमें जा रही है, N1 में जा रही है। तो यहाँ N2 क्या बन जाएगा, N1 अपॉन नीचे आता है V क्या होती है, बिंब, प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे इसके लिए इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे, तो N1 अपॉन V माइनस क्या था N1। अब यहाँ पे N1 क्या है,
जिससे प्रकाश की किरण आ रही है। तो प्रकाश की किरण किससे आ रही है? लेंस से आ रही है, और लेंस का अपवर्तनांक क्या है? n2। तो यहाँ पे आएगा n2 अपॉन नीचे क्या था? u। u क्या आती है? बिंब दूरी। इसके लिए बिंब क्या बना? ये बना बिंब, ये बन जाएगी इसकी बिंब दूरी, यानी विडेश यहाँ पे बिंब दूरी बन जाएगी। u यहाँ पे बिंब दूरी नहीं रहेगी, बिंब दूरी यहाँ पे क्या रहेगी? विडेश रहेगी। यहाँ पे विडेश बराबर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, लेकिन यहाँ क्या आएगा? n1 माइनस n2, नीचे r, r किसका? दूसरे पक्ष का, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या कौन सी होगी इसकी? ये r2। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? r2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? काम की बात यहाँ पे दूसरी के लिए इमेज बन जाएगा, इसकी प्रतिबिंब बन जाएगा, तो प्रतिबिंब दूरी ये। बाकी n1 n2 क्लियर होना चाहिए। n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लाइट जा रही है, तो इसकी लाइट इसमें जा रही है, यानी n1 में जा रही है। आ कहाँ से रही है? n2 से आ रही है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया तरह से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आप क्या करो, आप यहाँ तक उतार लीजिए, जिसके बाद मैं इसको हटा दूँ क्योंकि थोड़ी सी बोर्ड में जगह कम पड़ जाती है। तो थोड़ा सा मार्कर इन डालूँ तब तक आप उतार लीजिएगा। यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ी सी मार्कर में इंक डाल देता हूँ। बस जोड़ लीजिए और आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर रहा आगे आगे सॉल्व कर लो जोड़ के। तो देखिए आगे यहाँ पे नोट हो गया। समीकरण 1 आपको पता है, यह समीकरण 1 और समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 को मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर लिखूँ, यहाँ पे क्या था? n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1। ठीक है? तो करना क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 इसमें आप मैं लिख रहा हूँ ऐसे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या देखिए, समीकरण 1 बायां पक्ष बाएं में जोड़ना है और दायां पक्ष दाएं में जोड़ना है। तो क्या आएगा? n2 अपॉन v डैश, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u, माइनस n1 अपॉन u प्लस में क्या आएगा? ये, यानी n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश प्लस आगे आएगा प्लस बराबर क्या आएगा? n1 माइनस n2 बटा r1। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या है? n1 माइनस n2 बटा r2। ध्यान से देखें, n2 अपॉन v डैश माइनस n2 अपॉन v डैश कैंसिल, बचा क्या? माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन u। तो यहाँ से अपने पास बचा माइनस n1 अपॉन u। तो आप ऐसा करो, माइनस को आगे लिखो, प्लस को पहले, यानी n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है? n1 माइनस n2, यहाँ पे क्या है? n2 माइनस n1, यहाँ पे n2 माइनस, समीकरण देखिए n2 माइनस n1, यहाँ पे n2 माइनस n1, यहाँ क्या? n1 माइनस n2। तो हम क्या करते हैं? इसको भी n2 माइनस n1 बनाते हैं। फायदा क्या होगा कि कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो बन जाएगा n2 माइनस n1 बटा r1। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, तो बन जाएगा n2 माइनस n1 बटा r2। जहां से यहाँ से देखो, यहाँ n1 कॉमन, तो n1 निकालिए बाहर, क्या बचा? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, यहाँ से क्या कॉमन? यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करते हैं? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, इस n1 को इसके नीचे डिवाइड में से भाग में भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा n2 माइनस n1 बटा n1। इस n1 को n2 माइनस n1 के नीचे लगा दिया मैंने, जिससे साथ एक माइनस भाग हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है? अब इस n1 का भाग इसमें भी लगेगा और इसका भाग इसमें भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा n2 अपॉन n1। क्या बनेगा? n2 अपॉन n1, यानी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर बना अपने पास
N2 अपॉन N1 माइनस 1, समझ आ गया ना। N2 बटा N1 और N1 बटा N1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इंटू में क्या आ रहा है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको आप समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए, समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए, ठीक है। आगे अब किसी भी लेंस के लिए समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए, किसी भी लेंस के लिए। आगे देखिए, किसी भी लेंस के लिए अगर बिंब अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। किसी भी लेंस से, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, अगर बिंब अनंत पर रखा हुआ है, मान लो बिंब अनंत पे रखा हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, याद आ रहा है, मुख्य फोकस से। कहाँ बनता था, मुख्य फोकस में। दूरी क्या होती है इसकी, यहाँ की दूरी क्या थी, ये दूसरी स्मॉल है। सेम जिसमें भी अगर बिंब आपका अनंत पर रखा तो किरण फैलाएगा ऐसे, ये किरण क्या ऐसे फैला देगा। तो पीछे बढ़ाने में कहाँ मिलती थी, पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलती थी, मुख्य फोकस से। दूरी कितनी होती है, स्मॉल है। तो वही किसी भी लेंस के लिए अगर बिंब अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। यानी उसकी प्रतिबिंब दूरी क्या बन जाएगी, एफ, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी के बराबर। ये चीज आगे अपन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किसी भी लेंस के लिए, किसी भी लेंस के लिए यदि बिंब अनंत पर रखा है, यदि बिंब अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बनता है। तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। हुआ क्या, यानी u बराबर, u मतलब बिंब दूरी माइनस अनंत है तो v बराबर क्या आता है, स्मॉल एफ। क्या आता है, स्मॉल एफ। क्या आएगा, स्मॉल एफ आएगा ना। प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस में, तो फोकस दूरी के बराबर। तो v बराबर, u बराबर माइनस क्यों लिया, क्योंकि बिंब कहाँ इधर रखा हो ना, बाईं तरफ इधर, तो इधर से मतलब आपतित किरण के विपरीत जा रहे तो माइनस ले लिया। चाहो तो आप फ्रंट तो भी आसपास आ जाएगा। तो रख दो यहाँ पे, क्या बना 1 बटा v की जगह f माइनस अनंत बराबर, इसमें रखा है समीकरण 3 में मान रखा है u की जगह अनंत माइनस अनंत और v की जगह f बराबर n2 बटा n1 माइनस 1 इंटू में क्या आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ये क्या बन जाएगा, एक प्लस तो बन जाएगा, प्लस 1 बटा अनंत बन जाएगा, लेकिन हो जाएगा के साथ 0। क्यों, क्योंकि एक बहुत छोटी संख्या, अनंत बहुत बड़ी संख्या, और जब भी आपकी छोटी संख्या में बड़ी संख्या भाग दे तो आंसर लेस देन 1 1 से कम आता है। लेकिन एक तो बहुत छोटा सा, जरा सा चिन्ह था, और अनंत बहुत बड़ा है तो आंसर लगभग कितना आएगा, लगभग 0 आएगा, टेंड्स टू 0, यानी 1 अपॉन इनफिनिटी टेंड्स टू 0 का, यानी लगभग 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटा अनंत को आप याद कर लीजिए कितना, 0, आपने पहले जानते थे। चलो 1 बटा अनंत का बनेगा 0, तो क्या बचा 1 बटा एफ माइनस, यानी प्लस 0 में लिखने रहा, समझ गया। 1 बटा एफ बराबर क्या बचा, n2 बटा n1 माइनस 1 इंटू में 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। इसको कर दो बॉक्स में बंद और बोल दो समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। और इसे बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। इसे क्या बोलते हैं, लिखो नीचे, इसे ही लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ही लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, ये लेंस मेकर सूत्र। क्लियर। अब इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, क्या, ये भी लिखिए 1 बटा एफ बराबर n21 माइनस 1 बराबर इंटू में 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ये आप जानते हो चीज, मैं आपने पढ़ा है कि n21 को आप n2 बटा n1 लिख सकते हो। ये क्या, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन। इसी को ये लिख सकते हैं क्या, 1n2 भी लिख सकते हैं, वो भी बात लिखिए 1n2 इन माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन। तो इसको ऐसा बुक में लिखा मिले तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसको तो ये लिख लीजिए यहाँ पे कि n2 अपॉन n1, जहाँ पे n2 क्या है, लेंस का अपवर्तनांक है। यहाँ पे याद रखना n2 किसका है, लेंस का अपवर्तनांक है। n1 किसका अपवर्तनांक है, लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ उस माध्यम का अपवर्तनांक है। और यहाँ पे एक काम की चीज और है, यहाँ R1 और R2 को चिन्ह के साथ जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो यहाँ R1 और R2 को विद साइन चिन्ह के साथ रखना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। R1 R2 को विद साइन रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया आपका लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको अपन समझ आ गया, R1 R2 को चिन्ह के साथ रखने से लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं। क्लियर। आगे देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर सूत्र। आगे देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना कीजिए। समीकरण 3
वह समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, तो तुलना करने और दिख गया होगा इन दोनों का दायां भाग बराबर है। यहाँ भी क्या है, n2 बटा n1 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस r2, और यहाँ भी सेम चीज। तो अगर इनकी RHS सेम है तो इनकी LHS भी क्या होनी चाहिए, सेम, यानी इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। क्या बने देखिए, तो बन जाएगा समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यह आपका बन गया लेंस सूत्र। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र। और इसका एग्जैक्ट नाम है पतले लेंस का सूत्र, थिन लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला या पतले लेंस का सूत्र। तो क्या लिखोगे, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। आप याद कर लीजिए, लेंस सूत्र कहते हैं। अगर आपको लेंस सूत्र ड्राइव करने लगे तो आप इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो लेंस सूत्र। इसका एक तरीका और है, जैसे आपने मिरर दर्पण के लिए बताया त्रिभुज बना के समरूप त्रिभुज सिद्ध करके, वैसे इसको कर सकते हैं और यहाँ से इसको कर सकते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला। इस फॉर्मूले को लाने का दूसरा तरीका और है, समरूप त्रिभुज। जैसा आपने दर्पण सूत्र ड्राइव किया था उसकी तरह इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। तो यह था आपका लेंस में का सूत्र, और इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। दर्पण में क्या आता था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u को आप पहले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ आपने u को पहले लिख दिया तो उल्टा हो जाएगा, या तो यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। क्लियर। तो ये आपका लेंस मेथड, ये आपका लेंस सूत्र। यहाँ तक बहुत आपको समझ आ गया। तो आगे बात करते हैं अपन लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लो, समझ में आ गया। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, यहाँ तक इसको यहाँ से आ गया। तो आगे लिखते हैं अपन लेंस का आवर्धन। जैसे अपन ने दर्पण का आवर्धन पढ़ा था वैसे लेंस का आवर्धन भी पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक ओके, बहुत ये नोट कर लिया होगा आपने। तो आगे देखिए, आगे क्या है, लेंस का आवर्धन। तो लेंस का आवर्धन क्या है, बीम द्वारा वो कितना बड़ा कर रहा है कितना छोटा कर रहा है, इन बीम को आवर्धन करने की जो क्षमता है उसकी कैपेसिटी, उसे क्या बोलते हैं, लेंस का आवर्धन बोलते हैं। एक परिभाषा उसकी यह है, और दूसरी परिभाषा होती है HI/HO। जानते हो HI/HO, दर्पण में पढ़ा था कि प्रतिबिंब ऊंचाई व बीम ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धनता बोलते हैं, या आवर्धनता कहते हैं। तो अपन वही लिखेंगे, क्या, प्रतिबिंब ऊंचाई व बीम ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई व बीम ऊंचाई के अनुपात को ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, यानी कितना बड़ा कर रहा है या कितना छोटा कर रहा है, उसकी जो कैपेसिटी लेंस की, उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस या लेंस का आवर्धन। तो आगे लिखिए, लेंस की आवर्धनता। लेंस की आवर्धनता दिखाते हैं किसको, एम से दिखाते हैं, क्योंकि ये होता है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल एम। इसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एम से। होता है क्या ये होता है HI/HO। क्या होता है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस प्रतिबिंब ऊंचाई। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, परिभाषा को लिख लोगे। ऊपर क्या आती है, प्रतिबिंब ऊंचाई, नीचे क्या आती है, बीम ऊंचाई। तो प्रतिबिंब ऊंचाई और बीम ऊंचाई के अनुपात जानते ना, A/B को A/B भी लिख सकते हैं। तो वही ये गणित के रूप में इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। पहली परिभाषा क्या, कि लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, वो भी गलत नहीं है, और एक मतलब मैं लिखाऊंगा जो भी गलत नहीं, दोनों से आप कोई से भी लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ इसको कि प्रतिबिंब ऊंचाई, क्या लिखा हूं मैं, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई व बिंब ऊंचाई, लिख लीजिए साथ साथ, प्रतिबिंब ऊंचाई व बिंब ऊंचाई के अनुपात को, बिंब ऊंचाई के अनुपात को, रेशियो को, अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता मीन्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। अर्थात क्या बना, अर्थात आवर्धनता बराबर, अर्थात आवर्धनता बराबर क्या आएगा, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा बिंब ऊंचाई। शब्दों में से लिखेंगे तो प्रतिबिंब ऊंचाई बटा बिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई, यानी m बराबर HI/HO। आप ये याद कर लीजिए, HI/HO। बाकी इसी से लिखिए मैंने
ऐसा या कौन एचओ याद रख लिए, इससे आप ये खुद लिख दोगे, इसी बात है। तो m बराबर ऐसा या कौन एचओ, ये तो है किसके रूप में, प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के रूप में। उसका दूसरा फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के रूप में v बटा यू। क्या होता है, m बराबर v बटा यू। ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन ये कब है, जब आपको बिंब ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई दे रखी हो तो फॉर्मूला ये लगाना है। अगर आपको बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी दे रखी हो तो फॉर्मूला ये लगाना है, m बराबर v बाई यू आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। मिरर में, दर्पण में क्या था, m बराबर माइनस वी बाई यू। ध्यान रखना सूत्र सेम है, लेकिन मिरर में, दर्पण में क्या था, माइनस था, यहाँ पे क्या है, प्लस है। लेंस में क्या है, प्लस, यानी m बराबर v बटा यू। ठीक है, और एच आई और एच ओ का मान साइन, जो v और u के मान है वो चिन्ह के साथ रखने। किसका रखने, चिन्ह के साथ रखने। तो ये तो क्या आपका m है v बटा यू। अब इसका छोटा सा डेरिवेशन देख लीजिए, m बराबर v बटा यू आता कैसे है। वैसे एग्जाम में डेरिवेशन है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। क्लियर, ये तो आपको एग्जाम, ये तो बुक में दे रखा है, m बराबर v बटा यू, u आता कैसे है, तो देख लीजिए आगे। तो आगे देखिए क्या, m बराबर v बटा u का प्रूफ या डेरिवेशन ऑफ m बराबर v बाई u, या m बराबर v बटा u का व्यंजक व्युत्पन्न, जो भी आप समझे। तो इसको मैं आपको ड्राइव करा दूं, तो आगे देखिए। क्लियर, यहाँ तक उतार लिया, तो आगे देखिए इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन ऑफ m बराबर v बटा u, डेरिवेशन ऑफ m बराबर v बटा u। तो आप लिख लीजिए m बराबर v बटा u का व्यंजक या डेरिवेशन का सूत्र का प्रूफ का व्यंजक कीजिए डेरिवेशन। तो देखिए मान लेते हैं अपने पास ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, जिसका प्रकाशीय केंद्र, और मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंब यहाँ रखा हो, यहाँ पे बिंब ए बी, बिंब मान लो यहाँ रखा हो। कहाँ रखा हो, कहीं मान लो इसका ये क्या मान ले अपन, ये मान लो इसका f1 मान ले, इसका क्या मान ले अपन 2f1 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, तो यहाँ आपको पता होगा कि जब बिंब f1 और 2f1 के मध्य रखा होता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है 2f2 और अनंत के मध्य। याद है, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। जबकि उत्तल लेंस में बिंब f1 और 2f1 के मध्य रखा होता था तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, 2f1 2f2 और अनंत के मध्य बनता था। तो क्या करते हैं अपन, वही ए के यहाँ से लेकर आए, जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। और जो किरण प्रकाशी, एक किरण कौन से आता है, प्रकाशी केंद्र से, कौन से कहाँ से आते हैं, प्रकाशी केंद्र से। तो जो किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरती है वो बिना विकृत से निकल जाती है। आपकी f2, यहाँ पे कहीं मान लो 2f2, क्या मान लो 2f2, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, कहीं यहाँ बना, प्रतिबिंब कहीं यहाँ बना, ये b डैश और ये आपका a डैश। इसको आप नाम दे दो o, इसको आप नाम दे दो o, ठीक है, o, इसको नाम दे दो o, इसको नाम दे दो a डैश, यानी ये बन गया आपका बिंदु। सिंपल था, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB वह त्रिभुज OA'B' में, A', में। क्लियर, देखो इसको बोलते हैं HI मींस हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब ऊंचाई। इसको बोलते हैं HO मींस हाइट ऑफ इमेज, मतलब बिंब की ऊंचाई। यहाँ ये बिंब है और ये प्रतिबिंब। तो ध्यान से देखिए, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि थीटा बिंदु कोण, ये इसमें 90, इसमें 90, तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, जिसमें देखो पहला कोण यानी कोण OAB बराबर है कोण OA'B', और दूसरा बराबर कौन सा, कोण AOB बराबर है कोण A'OB। समझ गए, ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर, मैंने लिखा कोण AOB बराबर कोण A'OB, और ये कोण इसके बराबर लिखा मैंने OAB बराबर OA'B। तो जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों आप एक क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज OAB समरूप है किसके, त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OA'B। तो दो त्रिभुज जब समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। या क्या बोला मैंने, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिख देंगे अपन क्या है, OA अपने काम का है नहीं,
OA काम का है, अपने पास काम का OB नहीं है, तो अपने है इसको OA बटा OA डैश, OA बटा OA डैश बराबर क्या लिखेंगे, AB बटा A डैश B डैश लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं आगे, इसको लिखा मैंने A डैश B डैश अपॉन AB बराबर OA डैश अपॉन OA लिख सकते हैं ना। अरे इसका उल्टा कर दिया, इसका क्या कर दिया उल्टा, A डैश B डैश आगे समझिए। अब देखिए M क्या होता है, M होता है HI अपॉन HO, HI अपॉन HO, HI अपॉन मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का अनुपात। तो HI क्या है, क्या HI A डैश B डैश है, क्या HI A डैश B डैश है, तो A डैश B डैश, A डैश B डैश। लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, इसके मुख्य अक्ष के नीचे। तो आपको साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी पता होगी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे माइनस A डैश B डैश। वैसे याद कर लीजिए, अगर बिंब मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है, वो उल्टा होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे आपको समझ में आए। और यहाँ पे क्या है, HO क्या है, AB है, प्रतिबिंब ऊंचाई क्या है, AB है, तो A डैश B डैश अपॉन AB। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए M बराबर माइनस A डैश B डैश किसके बराबर है, OA डैश की, OA डैश के किसके बराबर है, OA डैश के अपॉन नीचे AB, AB किसके बराबर है, ये देखो ना A डैश B डैश अपॉन AB किसके बराबर, OA डैश अपॉन OA के बराबर, यहाँ लिखा मैंने OA। अब ध्यान से देखें, ये आपकी बिंदु है, यहाँ पे बिंब रखा हुआ है, और ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है V। तो करना कुछ नहीं है, A डैश यहाँ भी V और U के मान चिन्ह के साथ रखना है। तो M बराबर माइनस और A डैश क्या है, V के बराबर, V क्या रहेगा प्लस, क्योंकि ये आपतित किरण की इधर जा रही है और सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक, तो इसका मान तो V रहेगा। लेकिन OA O से A जा रही है यानी आपतित किरण के विपरीत जा रहे हो, यहाँ क्या आएगा माइनस U, क्या आएगा माइनस U। तो M बराबर क्या आ गया आपका V बटा, इसका डेरिवेशन सिंपल था, दोनों टाइम में सिमिलर प्रॉपर्टी इसका डेरिवेशन था। तो ये आपका M बराबर V बाई U किसके लिए, लेंस के लिए, ठीक है। अब देखिए अभी दो चार काम की बात है। M का मान यदि M ऋणात्मक है, यदि लिख लीजिए आगे, यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लो और M के बारे में और दो चार बातें और देखिए, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में से आसानी होगी, सहायता बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, सहायता मिलेगी इस तरह से। तो पहला केस, यदि M ऋणात्मक है, यदि M ऋणात्मक है, M ऋणात्मक है, इसका मतलब यह है कि HI और जो HO मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का चिन्ह अलग होगा, यानी ये अगर ऐसे चिन्ह उल्टा होगा, मतलब समझ आ रहा है। तो HI और HO का अगर चिन्ह अलग अलग है तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और HI और HO का चिन्ह सेम है, मान लो HO भी ऊपर ही है, HO समझ ना बिंब ऊंचाई, और HI भी ऐसा ही है, तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा सीधा, और सीधा प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी मतलब वर्चुअल मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, ठीक है। यदि M ऋणात्मक है तो आप लिख लीजिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा केस, यदि M धनात्मक है, M धनात्मक है मतलब HI और HO का चिन्ह सेम है, या तो सीधा बिल्कुल सीधा है ना, यदि M धनात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा, जैसा बोले प्रतिबिंब आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक होगा। अब देख लीजिए आभासी का, याद कीजिए उत्तल लेंस का वो केस जब प्रतिबिंब प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा था यहाँ, तो इमेज यहाँ बन रहा था, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा सीधा और बड़ा बन रहा था, लेकिन HI और HO का मान समान था तो आभासी बन रहा था। याद आ रहा है उत्तल लेंस का छठा केस जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखिए ये चीज आप ध्यान रखिए, M का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, M का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक, जैसा आप बोले, बातें सबकी मतलब सबका एक ही है, ठीक है यहाँ तक। और एक चीज यहाँ पे काम की ओर बता दो, यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए
m का मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक का ये वाला है जब बिंब आपका O और F1 के मध्य रखा हो, जबकि अवतल लेंस के लिए m का मान हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा सीधी इमेज बनाता है और सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है, आभासी काल्पनिक होती है। ये दो बातें काम की बातें। m उत्तल लेंस के लिए m धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि अवतल लेंस के लिए m का मान केवल और केवल क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आभासी इमेज बनाता है, काल्पनिक इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। यहाँ तक तो ये आपका हो गया। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मार्किंग और डालता हूँ। आगे लिखेंगे लेंस की क्षमता, P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता, ये भी थोड़ा टॉपिक है, अभी पूरा कर लेते हैं। लेंस की क्षमता पढ़ेंगे, उसके बाद पतले लेंसों का संयोजन पढ़ेंगे आज इसमें, इसी वीडियो के अंदर। तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से मेरे हिसाब से। क्लियर? क्या टाइम हो गया? 46 मिनट। नेक्स्ट हेडिंग, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट डाल लीजिए लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है कि वो आपतित किरण को कितना मोड़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, लेंस की कैपेसिटी क्षमता। जितना मोड़ेगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना शक्तिशाली होगा, उतना ज्यादा बलवान होगा। जैसा आप समझिए, तो कितना मोड़ रहा है, किसको, अपने को थोड़ी, आपतित किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा या जितनी उसकी फोकस दूरी कम होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। देखिए कि मान लो आपके पास एक लेंस ये, एक लेंस आपके पास ये, और दूसरा लेंस आपके पास मान लो ये। इसमें किरण आई, इसने मोड़ा, थोड़ा मोड़ा और इसने मोड़ा, इसके पास किरण आई और इसने मोड़ के बिल्कुल पास में क्या कर दिया। तो बोलो इन दोनों से पावरफुल कौन है, ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ये ज्यादा है। आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता ही क्या है, लेंस की क्षमता है। और जो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f। जो लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जितना ज्यादा मोड़ेगा तो जितना ज्यादा कम मोड़ेगा, जितना ज्यादा मतलब f का मान अगर कम है, f का मान अगर मान कम है तो p का मान क्या होगा, ज्यादा। f का मान कम है, फोकस दूरी कम है, मतलब पास में ला दिया इसने, आ रहा है समझ में? तो जितना ज्यादा मोड़ेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो आगे लिख लीजिए लेंस की क्षमता की जरूरत है, तो समझ आ रहा है ना, f कम, इसका f ज्यादा है, इसका f तो ये है, इसका f तो ये है, ये इसने कम मोड़ा, इसने बिल्कुल पास में आके मोड़ दिया ऐसे कैसे, इसका f क्या हो गया, कम हो गया। ये ज्यादा बलवान है, ये ज्यादा शक्तिशाली है, ये थोड़ा सा कमजोर है इसके तुलना में। तो ये इसकी क्या है, लेंस की क्षमता। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की शक्ति, क्या बोला मैंने, लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है, लेंस की शक्ति कहलाती है। पावर ऑफ लेंस दिखाते किससे, टी से दिखाते हैं। मात्रक डायोप्टर होता है, विमाहीन और अदिश राशि, विमाहीन और अदिश राशि, और इसको सामान्य भाषा में चश्मे का नंबर ही बोलते हैं। दिखाते किसी से, जैसे माइनस का 5D, माइनस का 2.5D, इसको सामान्य भाषा में चश्मे का नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चश्मे का नंबर भी यही है। तो देखिए आगे लेंस की क्षमता की परिभाषा देख लीजिए, लेंस की क्षमता। तो परिभाषा क्या लिखोगे, लिख लीजिए परिभाषा, समझ आपको आ गया होगा। लेंस द्वारा आपतित किरण को, लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को, आपतित किरण को कितना ज्यादा मोड़ रहा है, आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की शक्ति, आपतित किरण मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति है। यहाँ पे मैं क्षमता लिख रहा हूँ, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा मोड़ रहा है वही क्या, लेंस की क्षमता कैपेसिटी है। फिर आगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता दिखाते किससे, P से, किस दिखाते हैं, P से। लेंस की क्षमता यानी P लेंस की फोकस दूरी के, लेंस की फोकस दूरी के, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की
फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी हम बोल सकते हैं अर्थात दैट इज P is equals to 1 by F, P is equals to 1 by F, P बराबर 1 बटा F। F का मान कम तो P का मान ज्यादा, F का मान कम तो P का मान ज्यादा। F का मान मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी समझ तो जैसे ये फोकस दूरी है, ये क्या है फोकस दूरी, और ये भी क्या है, ये भी फोकस दूरी है। यार ये मुख्य फोकस, ये फोकस दूरी, तो बोलो फोकस दूरी किसकी कम, इसकी, तो इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता कम, ठीक है। क्योंकि P बराबर 1 बटा F। आगे इसकी क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, डायोड दिखाते किससे, डी से, डायोप्टर होता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे यह है जब F मीटर में हो तब, ये हमेशा नहीं, जब F किस में हो, जब F मीटर में हो तो इसकी क्षमता का जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या होता है, डायोप्टर। और इसी को सामान्य भाषा में अपन चश्मे का नंबर भी कहते हैं। लिख लीजिएगा तो आप इसको, जो चश्मे का नंबर है वो यही है, 5D 2D -2.5D ये जो भी है। अब देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता एक विमाहीन और अदिश राशि, इसका विमा डायमेंशन नहीं कोई भी, मात्रक है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेंस की क्षमता विमाहीन व अदिश राशि, लेंस की क्षमता विमाहीन व अदिश स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। और एक काम की बात हो, आप मेरे को ये बताइए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो आप बोलोगे अवतल चाहे लेंस हो, अवतल चाहे दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर F का मान ऋणात्मक आ गया, ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो P का मान क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यानी अपन ये बोल सकते हैं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फिर क्या मेरे को बताइए कि उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए धनात्मक की ऋणात्मक, तो धनात्मक होती है। धनात्मक ऋणात्मक पता कहाँ चलता है, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी से कहाँ चलता है, तो वहां से आपने देखा होगा, समझ रखा होगा आपने, अगर आप रोज पढ़ते हो तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। क्या बात समझ आ गई, तो मैं यहाँ पे लाइन लिख सकता हूँ कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। रीजन क्या इसके पीछे, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ पॉजिटिव धनात्मक होती है। तो आगे लिख लीजिए, क्या लिखोगे, अवतल लेंस की क्षमता, क्या बोला मैंने, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। लिखा -5D, तो मतलब क्या वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, समझ गया ना। ये बातें पता है आया कैसे, अवतल का F नेगेटिव, F मतलब फोकस दूरी, उत्तल का F पॉजिटिव, बातें वही। आपतित किरण की दिशा में मापी की दूरी धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी की दूरियां ऋणात्मक होती है, और सारी दूरियां लेंस में कहां से मापते हैं, उसके प्रकाशित केंद्र से मापते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता के बारे में आगे हम बात करते हैं दो पतले लेंसों का संयोजन, दो पतले लेंसों का संयोजन, दो लेंसों का जोड़ है तो कुल शक्ति क्या होगी, मतलब कुल क्षमता क्या होगी और कुल नेट फोकस दूरी क्या होगी। तो आगे हैंड डाल लीजिए, दो पतले लेंसों का संयोजन, यहाँ तक क्लियर था, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट करेंगे अपनी है दो पतले लेंसों का संयोजन, दो पतले लेंसों का संयोजन, पतले लेंसों का संयोजन, लेंसों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद उनका एक बन जाएगा, इन दोनों को हटा के हम एक ही लगा दे तो उस एक की फोकस दूरी क्या होगी, वो अपने तुल्य फोकस दूरी निकालनी है। तो देखिए आगे नेक्स्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज पतले लेंसों का संयोजन। यहाँ नेक्स्ट में लगा लीजिए पतले लेंसों का संयोजन, या फिर सिंपल मतलब लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो मान लेते, देखिए अब समझिए यहाँ पे कि मान लेते हैं दो लेंसेज, एक लेंस मैं यहाँ बनाता हूँ, ये पहला लेंस इसको मैंने बोला L1,
और यहाँ बनाते एक दूसरा लेंस जिसको मैंने बोला L2। डायग्राम आप समझ रहे, डायग्राम को बनाना पड़ेगा किस तरह से, डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरा लेंस L2, इसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं लेंस L2, और दोनों एक ही एक्स पर रखे हैं, दोनों एक ही एक्स पर रखे हैं। और मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी f1 है और इस लेंस की फोकस दूरी f2 है, ठीक है। और इसका प्रकाशीय केंद्र को अपन बोलते हैं O1 है और इसके प्रकाशीय केंद्र को बोलते हैं O2 है, O1 और O2, ठीक है। और लेंस L1 के बाईं ओर u दूरी पे, लेंस L1 के बाईं ओर u दूरी पे एक बिंदु बिंदु O रखा हुआ है, एक बिंदु बिंदु O रखा हुआ है। अब देखिए होगा क्या, ये लेंस L1 इसका प्रतिबिंब बनाएगा, तो यहाँ से किरण आते हैं, ये किरण यहाँ से लेके आए, तो यहाँ इसका क्या होगा, यहाँ इसका अपवर्तन होगा, तो बाहर विरल माध्यम हवा में रखा, हवा की तुलना में लेंस तो क्या कांच का बना, तो कांच का सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, लेकिन जाने थोड़ी देगा, ये ऐसे जाएगी। आ रहा तुम झुकी क्यों, किसी हो गया होगा, झुकी तो समझ आ गया ना, ये ऐसे। इस लेंस L1, अगर लेंस L2 नहीं होता तो सीधी नहीं, अगर लेंस L2 नहीं होता, अगर लेंस L2 नहीं होता तो सीधी निकल जाती, ये सीधी निकल जाती और कहीं यहाँ आके मिलती, कहीं यहाँ आके। कब, अगर लेंस L2 नहीं होता तो लेंस L1 के कारण बिंदु बिंदु O, इसको मैंने बिंदु के समान, बिंदु के समान है, बिंदु के समान है, बिंदु बिंदु O का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता, इसको मैं I डैश बोल रहा हूँ। लेकिन लेंस L2 ने इसको आगे और मोड़ दिया, तो प्रतिबिंब बना कहाँ फाइनली, प्रतिबिंब फाइनली बना यहाँ I पे। कहाँ पे बना, इसको मैं बोल रहा हूँ I। वही काम सेम, ये दूरी अपन क्या बोलते हैं, V बोल देते हैं, ये दूरी अपन क्या बोलते हैं, V, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये दूरी अपन बोल देते हैं इसकी V डैश, क्या बोलते हैं इसकी, ये दूरी अपन बोल देते हैं V डैश बोल देते हैं। समझ आ गया। अब ये चाहते हैं कि अपन दो लेंस ना लगा के एक ही लगाए, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं तुल्य लेंस है, तो तुल्य लेंस बन रहा है, उसकी फोकस दूरी अपन मान लेते हैं f e, उसको बोलते हैं लेंस L बोल देते हैं, फोकस दूरी क्या बोलते हैं f e, मतलब इक्विवेलेंट, तुल्य फोकस दूरी। और मान लो यहाँ पे तो जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं वही काम ये अकेला कर दे, तो उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, यानी जितना ये दोनों मिलकर प्रकाश किरण को मोड़ रहे उतना ही अकेला ही मोड़ दे, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, एरो दिखा देना यहाँ पे। तो मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी f है और लेंस ये L है, और यहाँ पे बीम आपका रखा है, इसने मोड़ दिया, इसने किरण को ऐसे मोड़ दिया, तो ये अपन क्या, जिसने फाइनल कहाँ बनी v दूरी पे, तो ये दूरी अपनी v मान लेते हैं, यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से बोल दो इसको O, इसको O2 बोला, और ये दूरी अपन बीम दूरी इसको O' बोल दीजिए। बीम दूरी को अपन मान लेते हैं U मान लेते हैं, U मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए थ्योरी कर लिखनी है, थ्योरी वही कि माना कि दो पतले लेंस L हो, चलो मेरे साथ लिख लीजिए, डायग्राम बना के मैं आपको थ्योरी दिखाता हूँ, मेरे साथ ही डायग्राम बना लीजिए। ये तुल्य लेंस, ये क्या इसका तुल्य लेंस, तुल्य लेंस, थोड़ी डायग्राम बना के लिखिए, जैसा आपने काम किया उसी को लिखना है और कोई बड़ा काम नहीं करना। तो लिखेंगे माना दो पतले लेंस, माना दो पतले लेंस L1 व L2, दो पतले लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां अपन ने क्या मानी है F1 और F2 मानी। माना दो पतले लेंस L1 L4 लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां फोकल लेंथ क्या मान रखी आपने, फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है, F1 व F2 है, वह समाक्षीय रखें, वह समाक्षीय रखें, समाक्षीय समझिए एक ही एक्स पर रखें, एक्स दोनों, ये दोनों का क्या है एक्स, दोनों एक ही एक्स पर रखें, वह समाक्षीय रखे, क्लियर यहाँ तक, वह समाक्षीय रखे। अब देखिए अब क्या करा अपन ने कि लेंस L1 के बाईं ओर U दूरी पर एक बिंदु O रखा हुआ है, क्या लिखा आगे लेंस L1 के बाईं ओर, लेंस L1 के बाईं ओर U दूरी पे, किस दूरी पे U दूरी पर एक बिंदु O रखा है, एक बिंदु O रखा है, ये बिंदु O रखा है। अब देखिए अगर लेंस L2 नहीं होता
तो लेंथ L1 इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनाता। तो अब क्या लिखेंगे, लेंथ L2 की अनुपस्थिति में, जब लेंथ L2 नहीं है उस टाइम क्या होगा, ऐसा सोचिए, लेंथ L2 की अनुपस्थिति में, मीन्स वो एब्सेंट, वो है ही नहीं, लेंथ L2 की अनुपस्थिति में लेंथ L1 बिंदु बिंब O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है, बिंदु बिंब O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है, I डैश पर बनाता है। लेकिन लेंथ L2 बिंदु बिंब O का O का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, I पे बना रहा है। लेंथ L2 बिंदु बिंब O का अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है, ठीक है, ये होगी इसकी थ्योरी, ठीक है। और एक चीज जो I डैश है वो L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। अब देखिए आगे, तो वही लेंथ L1 के लिए, लेंथ सूत्र से यहाँ पे वैसे लिखेंगे पूरा पतले लेंथ सूत्र से। लेंथ सूत्र क्या था बताया मैंने आपको, कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब हमने लेंथ मेथड फॉर्मूला ड्राइव किया था तो उस टाइम मैंने आपको ये भी बताया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1। लेंथ सूत्र कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो देखिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप यहाँ तक थ्योरी नोट कर लीजिए, डायग्राम बना के थ्योरी नोट कर लीजिए। मैं इसको थ्योरी को आंसर डालूंगा, ये बोर्ड मेरे पास थोड़ा सा भी छोटा ही है, बढ़ जाता है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चले, पॉज करके ये थ्योरी लिख लीजिए। क्लियर, ओके। तो वही लेंथ सूत्र से लेंथ L1 के लिए लिख लिया आपने, लेंथ L1 के लिए लेंथ सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब बस अब आसान है, थ्योरी लिखना बड़ी बात नहीं, डायग्राम में थ्योरी लिखी जाती है, ज्यादा लोग थ्योरी लिखवाते नहीं, मैं लिखवाता हूँ। तो देखिए तो लेंथ L1 फोकस देखिए इसकी, इसके बाद 1/f तो फोकस देखिए 1/f1 बराबर 1/v। तो लेंथ L1 प्रतिबिंब कहाँ बना रहे, यहाँ पे, तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, v डैश, तो 1/v डैश माइनस 1/u, समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्रतिबिंब लेंथ L1 से बना प्रतिबिंब I डैश लेंथ L2 के लिए आभासी बिंब का काम करेगा। मतलब इस लेंथ L2 को ऐसा लग रहा है कि प्रकाश किरण कहीं यहाँ से आ रही है, इसको ऐसा लग रहा है, यानी क्या बन गया, पहले का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे के लिए बिंब बन जाएगा, पहले का प्रतिबिंब दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, बिंब बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ L2 के लिए लेंथ L1 द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा बना, I डैश लेंथ L2 के लिए लेंथ L1 द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश आभासी बिंब का काम करेगा, या आभासी बिंब की तरह व्यवहार करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। देखिए वही लेंथ L2 के लिए लेंथ सूत्र से, या पतले लेंथ के सूत्र से, या सिंपल लेंथ सूत्र से, लेंथ सूत्र वही आप जानते हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए लेंथ L2 की फोकस दूरी अपन ने कितनी मानी है, f2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/f2 बराबर 1/v। v क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी। तो ये कहाँ बना रहा है, फाइनल इमेज v पे बना रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u। तो u को इस बार क्या लिखे, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो u क्या बन जाएगा, यहाँ पे u क्या होती है, बिंब दूरी, तो यहाँ बिंब कौन बन रहा है, I डैश। तो ये क्या बन जाएगी, v डैश है, ये क्या बन जाएगी, बिंब दूरी, यानी यहाँ पे आएगा 1/v डैश। समीकरण नंबर
2, समीकरण नंबर 2। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए अब वही समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बाएं पक्ष में बायां जुड़ेगा, दाएं में दायां जुड़ेगा, एलएचएस में एलएचएस को ऐड करना है और आरएचएस में आरएचएस को ऐड करना है। क्या आएगा देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर यहाँ पे 1/v रेज माइनस 1/v 1/u प्लस यहाँ पे 1/v माइनस 1/v रेज। ध्यान से देखे प्लस 1/v रेज माइनस 1/v रेज कैंसिल, तो बचा क्या, तो बचा अपने पास, तो आपने ये लिख लिया होगा, आवाज में काम करेगा। लिखो तो मैं आगे लिखता हूँ, इससे नीचे आगे लिखता हूँ, कहाँ से लिखे, चलो यही लिखते हैं, बाद में दो पढ़ हटा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या बचा, ये माइनस का 1/, ये तो कट गया, बचा अपने पास 1/v प्लस का, तो प्लस को मैं पहले लिखा हूँ, बचा अपने पास 1/v माइनस 1/, समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए, समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। अब देखिए काम की बात, अपन ये चाहते हैं कि इन दोनों लेंसों को हटा के एक ही लेंस लगा दें, तो जितना काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं उतना काम ये अकेला ही कर दें, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो अपने देखेंगे यदि तुल्य लेंस की फोकस दूरी, यदि तुल्य लेंस की फोकस दूरी, तुल्य लेंस की फोकस दूरी एफ ई है तो लेंस सूत्र से क्या आएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, समझ आया ना। इतनी दूरी तक जिनको रखें, इतनी दूरी तक जिनको रखें तो इतना ही काम है कर देने, पश्चिम इतनी दूरी बन जाए तो v होगी तो सेम रहेगा, इसकी फोकस दूरी ऐसे, इसको समीकरण नंबर 4 बोल देते, समीकरण नंबर 4 बोल देते। अब डायग्राम आपने इसके बारे में बना लिया होगा, फिर डायग्राम बना दूं, डायग्राम को डायग्राम तो शुरू में आया था ना, ठीक है, तो हटाइए इसको। अब देखिए अब करा बच्चा कुछ नहीं, इसका हो गया, बच्चा कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ तक, ठीक है, आप यहाँ तक पॉज से नोट कर लीजिए और आगे देख लीजिए, यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। देखिए तो क्या बन जाएगा, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, तो देखिए दोनों का बायां दायां भाग बराबर, दोनों का राइट क्या है बराबर, तो लेफ्ट भी जाना चाहिए बराबर, तो क्या बचेगा, ये बनेगा अपने पास 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/fe, ए फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, कुल कितना आएगा, कुल फोकस दूरी दोनों को मिला के, इसको लिखते हैं 1/fe बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये आ गया आपकी तुल्य फोकस दूरी, यानी दोनों लेंसों के फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर तुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, उल्टा। ये तो आ गया आपकी फोकस दूरी का फॉर्मूला 2 के लिए, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे इसको मैं जनरलाइज एन के लिए क्या होगा वो भी अपन कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्लियर यहाँ तक, ओके, ये हटा लो यहाँ से, पॉज करके नोट कर लीजिए और आगे देखिए। वही शक्ति क्या होगी, शक्ति मतलब क्षमता, पावर, तो पावर ऑफ टू लेंस, तो देखिए आगे क्षमता, तो क्षमता क्या बन जाएगी, क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f, तो इसको हम लिखेंगे P मतलब कुल क्षमता, तो P आएगा P1 प्लस P2, P क्या बन जाएगा P1 प्लस P2। अगर मान लो यदि n लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्या मान ले, वही रोज मानते अपन f1, f2 fn है तो तुल्य लेंस की फोकस दूरी, तो तुल्य लेंस की फोकस दूरी, तो करना कुछ नहीं है भाई, जब 2 आया तो 2 पर जोड़ लिया, 3 आए 3 तक जोड़ लो, 4 आए 4 तक जोड़ लो, 5 आए 5 लो, 10 लाख है 10 लाख तक जोड़ दी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है n बार, तो क्या आएगा 1/fe बराबर 1/f1
प्लस 1/f2 प्लस 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 कहाँ तक, n तक। 3 है 3 तक जोड़ लो, 4 है 4 तक जोड़ लो, 5 है 5 तक जोड़ लो, 6 है 6 तक जोड़ लो, 1000 है 1000 तक जोड़ लो, जितना आपकी मर्जी। वह शक्ति, वह क्षमता, तो क्षमता क्या होगी, P इक्वल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस प्लस कहाँ तक, Pn तक। तो शक्ति हमेशा जुड़ती है। तो ये तो आपका समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका बचता है क्वेश्चन, मैंने आपको पहले करवा दिया था, अब इसके बाद आपके न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, अब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसके बाद न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इसमें नहीं करवाएंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है यहाँ तक। तो अगले लेक्चर करेंगे अपन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्पल कहाँ से लेके 12 से लेके 17 तक, और उसके बाद प्रिज्म, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है यहाँ तक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमी वमी है तो बता दीजिएगा। ओके भाई बच्चों, धन्यवाद।